हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 1 सेशन है 25-29 MDC 1 जेंडर स्टडीज़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को और देखते हैं MDC पेपर जेंडर स्टडीज़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU सेमेस्टर 1 25-29 के स्टूडेंट के लिए MDC पेपर जेंडर स्टडीज़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जेंडर क्या है? जेंडर समाज द्वारा पुरुष और महिला के लिए तय की गई भूमिकाएं और व्यवहार है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेक्स और जेंडर में क्या अंतर है? सेक्स जैविक अंतर है, जबकि जेंडर सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिकाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पितृसत्ता क्या है? पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों का प्रभुत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गार्गी कौन थी? गार्गी प्राचीन भारत की एक प्रसिद्ध विदुषी और दार्शनिक थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन पेड़ों की रक्षा के लिए लोगों द्वारा किया गया एक पर्यावरण आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथागत कानून क्या है? प्रथागत कानून वे कानून हैं जो समाज की परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित होते हैं। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 15 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1, जेंडर को सामाजिक निर्माण क्यों कहा जाता है? जेंडर को सामाजिक निर्माण कहा जाता है क्योंकि यह केवल पुरुष और महिला के जैविक अंतर पर आधारित नहीं होता। यह केवल पुरुष और महिला का जैविक अंतर पर आधारित नहीं होता है, बल्कि समाज सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक मान्यताओं के द्वारा बनाया और निर्धारित किया जाता है। समाज यह तय करता है कि पुरुष और महिलाओं को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उन्हें कौन कौन से कार्य करने चाहिए और समाज में उनकी क्या भूमिका होगी। उदाहरण के लिए कई समाजों में पुरुषों और घर के बाहर काम करने वाला और महिलाओं को घर संभालने वाला माना जाता है, लेकिन समय के साथ साथ और अलग अलग समाजों में ये भूमिकाएं बदलती रहती है। इससे स्पष्ट होता है कि जेंडर की भूमिकाएं प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक नियमों और मान्यताओं से बनती है। इसीलिए जेंडर को समाज द्वारा निर्मित या सामाजिक निर्माण सोशल कंस्ट्रक्ट कहा जाता है। तो ये पहले के समय में होता था कि महिलाओं को सिर्फ घर संभालने के लिए बोला जाता था और पुरुषों को घर के बाहर काम करने के लिए माना जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी दोनों इक्वल है और दोनों ही बाहर भी काम कर सकते हैं और घर में भी काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में महिलाओं की रक्षा में गार्गी और मैत्रेयी की भूमिका का वर्णन कीजिए। प्राचीन भारत में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने में गार्गी और मैत्रेयी का महत्वपूर्ण योगदान है। ये दोनों विदुषी महिलाएं वेदों और उपनिषदों की महान ज्ञाता थी और दार्शनिक विचारों में गहरी रुचि रखती थी। गार्गी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और तर्क शक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। गार्गी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और तर्क शक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। उन्होंने विद्वानों के साथ दार्शनिक चर्चाओं और वाद विवाद में भाग लिया और अपने ज्ञान से सबको प्रभावित किया। मैत्रेयी भी एक महान विदुषी थी जिन्हें आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान में विशेष रुचि थी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि महिलाएं भी ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों के समान सक्षम हैं। गार्गी और मैत्रेयी के योगदान से यह स्पष्ट हुआ कि प्राचीन भारत में महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है और वे समाज के बौद्धिक समाज और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाज के बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पहले के समय में लड़कियों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, आदिवासी समाज में महिलाओं की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आदिवासी समाज में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और सम्मानजनक होती है। वे परिवार की देखभाल करने के साथ साथ कई प्रकार के आर्थिक और सामाजिक कार्यों में भी भाग लेती है। महिलाएं कृषि कार्यों में पुरुषों के साथ मिलकर काम करती है, जैसे खेती करना, बीज बोना और फसल की कटाई करना। इसके अलावा वे जंगल से लकड़ी, फल, औषधीय पौधे और अन्य वन उत्पादों का संग्रह भी करती है, जो उनके जीवन यापन का महत्वपूर्ण साधन होता है। कई आदिवासी समुदायों में महिलाओं को सामाजिक निर्णयों में भी महत्व दिया जाता है। वे अपनी सांस्कृतिक परंपराओं, लोकगीतों और नृत्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार आदिवासी समाज में महिलाएं परिवार, समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो आदिवासी महिलाएं भी अभी बहुत आगे जा चुकी है। जैसे कि आदिवासी महिलाएं, आप हमारे राष्ट्रपति को ही देख लीजिए, द्रौपदी मुर्मू जी को, तो वह एक आदिवासी महिला है जो कि अभी राष्ट्रपति हैं। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, पितृसत्ता की संकल्पना उसकी ऐतिहासिक
जड़ें तथा समाज में उसकी अभिव्यक्तियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों को समाज, परिवार, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान प्राप्त होता है तथा महिलाओं की तुलना में उन्हें अधिक अधिकार और शक्ति मिलती है। इस व्यवस्था में परिवार का मुखिया सामान्यतः पुरुष होता है। परिवार का मुखिया कौन होता है? पुरुष। और निर्णय लेने की शक्ति भी उसी के पास होती है और कोई भी निर्णय लेना हो तो पुरुष ही लेता है। पितृसत्ता की ऐतिहासिक जड़ें बहुत प्राचीन काल से जुड़ी हुई है। प्रारंभिक समाजों में जब निजी संपत्ति और कृषि का विकास हुआ तब संपत्ति के अधिकार और वंश परंपरा को पुरुषों से जोड़ा जाने लगा। इसी कारण पुरुषों को समाज में अधिक महत्व मिलने लगा और धीरे धीरे पितृसत्ता व्यवस्था विकसित हुई। तो अगर अपने पिताजी का अगर ज़्यादा जमीन रहता था फिर भी वह महिलाओं को नहीं दिया जाता था, सिर्फ पुरुषों को दिया जाता था, मतलब कि बेटों को दिया जाता था, बेटी को नहीं दिया जाता था। लेकिन अभी कानून बन गया है कि बेटी और बेटा का अधिकार सेम है। समाज में पितृसत्ता की अभिव्यक्ति कई रूपों में दिखाई देती थी। उदाहरण के लिए महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति, रोजगार और निर्णय लेने के अधिकार से वंचित किया जाता था। महिलाओं को क्या किया जाता था? महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति, रोजगार और निर्णय लेने के अधिकारों से वंचित रखा जाता था। इन्हें निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। पितृसत्ता का एक रूप कई समाजों में लड़कों को लड़कियों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है, जिससे लैंगिक असमानता उत्पन्न होती है। इसके अलावा बाल विवाह, दहेज प्रथा, महिलाओं पर घरेलू हिंसा और महिलाओं की सीमित सामाजिक स्वतंत्रता भी पितृसत्ता की अभिव्यक्तियां हैं। आधुनिक समय में शिक्षा, कानून और जागरूकता के माध्यम से पितृसत्ता सोच को कम करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता स्थापित हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, भारत में महिलाओं की स्थिति का प्राचीन, मध्यकालीन और औपनिवेशिक काल में तुलनात्मक वर्णन कीजिए। भारत में महिलाओं की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी मानी जाती थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था और वे धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी भाग लेती थी। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं ने ज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस समय महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। प्राचीन काल में यह बताया गया। मध्यकालीन काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिली। मध्यकालीन काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिली। इस समय कई सामाजिक कुरीतियां जैसे कि पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा प्रचलित हो गई। महिलाओं को शिक्षा और स्वतंत्रता पर कई प्रकार की पाबंदियां लगा दी गई, जिसके कारण उसकी सामाजिक स्थिति कमजोर हो गई। औपनिवेशिक काल में महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयास शुरू हुए। इस समय कई सामाजिक सुधारकों ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए आंदोलन चलाए। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया गया। तो पहले के समय में क्या होता था, अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उसके पति अगर मर जाता था तो उसी के साथ उसे भी जिंदा जला दिया जाता था। महिलाओं की शिक्षा के लिए भी कई प्रयास किए गए। इस प्रकार औपनिवेशिक काल में महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा और समाज में समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। तो औपनिवेशिक काल में इस स्थिति को सुधार किया गया और पुनर्विवाह का कानून लाया गया, मतलब कि पुनर्विवाह हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में महिला आंदोलन के विकास का वर्णन कीजिए, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद। भारत में महिला आंदोलन का इतिहास काफ़ी पुराना है और यह महिलाओं के अधिकार, समानता और सामाजिक न्याय के लिए चलाया गया प्रयासों से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता से पहले महिला आंदोलन मुख्य रूप से सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और महिलाओं की स्थिति सुधारने पर केंद्रित था। इस समय कई समाज सुधारकों ने बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। महिलाओं को शिक्षा को बढ़ावा दिया। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए आंदोलन किए गए। इस दौर में महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय भाग लिया और देश की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता के बाद महिला आंदोलन का स्वरूप और अधिक व्यापक हो गया। इस समय महिलाओं के अधिकार, समान अवसर, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में अधिक ध्यान दिया जाने लगा। स्वतंत्रता ने महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ। विभिन्न महिला संगठनों और आंदोलनों ने दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव और स्थल पर होने वाले शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई। आज भी महिला आंदोलन महिलाओं की समानता, सुरक्षा और सम्मान के लिए कार्य कर रहा है तथा समाज में जागरूकता फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। तो यह था
भारत में महिला आंदोलन के विकास का वर्णन और स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद क्या बदलाव हुआ महिलाओं के जीवन में। क्वेश्चन नंबर 4 है पर्यावरण आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए चिपको आंदोलन और अपिक्को आंदोलन के संदर्भ में। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन और अपिक्को आंदोलन। तो इसको आप PDF में पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है संथाल परगना के संदर्भ में आदिवासी महिलाओं की स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा उनकी चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूँगी जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।